देखो बच्चों, पावर सीरीज का चैप्टर हम कर रहे थे। पावर सीरीज के चैप्टर में हमने कुछ डेफिनेशन कल बताई थी पहली वाली वीडियो में, और कुछ डेफिनेशन हो रहे हैं। वैसे तो मैंने क्वेश्चन करने शुरू कर दिए थे, फिर भी बीच बीच में छोटे छोटे डेफिनेशन हैं, इन्हें भी नोट कर लीजिए। जैसे ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, तो ये सब हमने टॉपिक पढ़ रखा है। रियल के अंदर भी वहां भी पढ़ा गया है, तुम्हें उसमें इनफाइनाइट सीरीज के अंदर कहा गया था जब भी किसी सीरीज को कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करना हो तो जो भी तुम्हें वहां पर सी दी जाती थी कहा जाता था उसे पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है। और यदि ये कन्वर्ट पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट करने के बाद यदि ये कन्वर्जेंट आ जाती है, ये कन्वर्जेंट आ जाती है, तो ये ऊपर वाली कहलाती है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो तुम्हें इनफाइनाइट सीरीज का चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर पार्ट 1 में या सेकंड टर्म में इनफाइनाइट सीरीज के चैप्टर में, ठीक है। और नॉन एब्सोल्युटली कब कहलाती है? यदि ये वाली डाइवर्जेंट आ जाए, ये डाइवर्जेंट आ जाए, लेकिन ऊपर वाली खुद कन्वर्जेंट हो, तब उसे कहते थे नॉन एब्सोल्युटली। बिल्कुल सेम डेफिनेशन यहां पर भी है, तो इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दी है मैंने, ये लिखा है यहां पर, लिखा है द पावर सीरीज सिग्मा ए एन जेड की पावर एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहलाएगी? अगर इफ द सीरीज, देखो ये क्या लगा दिया, मोड, तो मोड लगाने का मतलब है इसके जो टर्म हैं उन सबको पॉजिटिव बना लो और फिर चेक करो। उसके बाद चेक करिए कि ये खुद ये जो है ये कन्वर्जेंट आती है या नहीं आती। अगर ये कन्वर्जेंट आ रही है, हम इसकी बात कर रहे हैं इस वाले की, ये कन्वर्जेंट आनी चाहिए। यदि ये कन्वर्जेंट आती है तो तब ये वाली कहलाएगी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। ऐसा ही है नॉन एब्सोल्युटली की डेफिनेशन, वो देखिए ये रही। नॉन एब्सोल्युटली को हम कितने नामों से जानते हैं? कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, दूसरा होता है सेमी कन्वर्जेंट, और तीसरा होता है हमारा नॉन एब्सोल्युटली। तो हमने इसमें लिखा है कोई सीरीज सिग्मा ए एन जेड की पावर एन खुद कन्वर्जेंट हो लेकिन उसका मोड बनाए, वो कैसा आ जाए तुम्हारा? नॉन कन्वर्जेंट का, डाइवर्जेंट आ जाए, तब ऐसी सीरीज को बोलते हैं हम कंडीशनली कन्वर्जेंट या नॉन एब्सोल्युटली। नमस्ते भैया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए इसमें जैसे तुमने वहां पढ़े हैं सभी हैं, ऐसे ही यहाँ पर है, कोई नई बात तो इनमें है नहीं, और ना ही हमारे यहाँ पे इनके क्वेश्चन है कोई ऐसे कोई खास, बस ऑब्जेक्टिव में आते हैं इसलिए बता रहा हूं मैं। जब भी किसी सीरीज को, चाहे वो पावर सीरीज है या सिंपल हमारी रियल के अंदर सीरीज है, और तुम्हें यहाँ पर एब्सोल्युटली नॉन एब्सोल्यूट चेक करना हो, तो सबसे पहले उसे पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट करो। देखिए ये मोड लगाने का मतलब क्या है? एन की वैल्यू सपोज करो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम इन्फिनिट तक, तो मोड लगाने का मतलब पहले ऊपर वाली खोलो, ऊपर वाली क्या होगी? a0 जेड की पावर 0, फिर a1 जेड की पावर 1 प्लस, ऐसे तो होगी। और इस नीचे वाले क्या मतलब हुआ? मोड a0 जेड की पावर 0 प्लस मोड a1 जेड की पावर 1, इसका मतलब हर टर्म का मोड लो। तो वो कह रहा है कि नीचे वाली को चेक करना, तो मैं इस वाली को, नीचे वाली को चेक, पहले इसे चेक करना। अगर ये वाली कन्वर्जेंट आई, क्या हुई है? कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हुई, तो ऊपर वाली कहलाती है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर ऐसा हुआ तो ध्यान रखना, ये वाली कन्वर्जेंट है तब, ये वाली तब जो समेशन ए एन जेड की पावर एन है ये कहलाएगी इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। लेकिन यदि ये डाइवर्जेंट आई तो, क्या आई? डाइवर्जेंट आई तो फिर तुम्हें दूसरा काम करना पड़ेगा, फिर तुम्हें इस ऊपर वाली खुद को, इसको भी चेक करना पड़ेगा। ये खुद अपने आप कन्वर्जेंट होनी चाहिए और पॉजिटिव टर्म बनाने के बाद डाइवर्जेंट होनी चाहिए। एंड सिग्मा ए एन जेड की पावर एन खुद कन्वर्जेंट होनी चाहिए, तब कहलाती है, तब सिग्मा ए एन जेड की पावर एन को कहते हैं नॉन एब्सोल्युटली। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये भी डाइवर्जेंट आया मोड लगाने के बाद और ये खुद भी डाइवर्जेंट थी, तब इसका कोई नाम नहीं है, सही है। तो यहां पे ध्यान रखना, जब भी तुम्हें एब्सोल्युटली नॉन एब्सोल्यूट चेक करना हो तो पहले पॉजिटिव टर्म को बनाइए और पॉजिटिव टर्म बनाने के बाद, पॉजिटिव टर्म बनाने के उसे चेक करिए। अगर कन्वर्जेंट आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट लिख दीजिए दी गई सीरीज कैसी है? एब्सोल्युटली है।
और यदि ये वाली डाइवर्जेंट आ रही है तो तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, फिर जो दी गई सीरीज है वो कैसी होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तब हम कहेंगे दी गई सीरीज कैसी है, नॉन एब्सोल्युटली है। तो देखिए ये थोड़ा मैं प्रूफ नहीं करवा रहा, मैं वैसे ही बता रहा हूं इसको हल्के से जो है, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्टिव में है। जरा एक बार पढ़ लीजिए इस थ्योरम को, क्या कह रहा है ये। देखिए इसने कहा लेट, ये सी दी गई है पावर सीरीज, एक पावर सीरीज है, और एक दूसरी बनाई है ये वाली। इस पर ध्यान से देखिए ये कैसा बनाई है, वैसे अंदाज लगा कर बनाओ। इसमें दोनों में अंतर देखो, इसमें ए एन है, जेड की पावर एन है, इसमें जेड की पावर एन माइनस वन इंटू एन आ गया। तो ऐसा लग रहा है जैसा कि इसके इस टर्म को डिवाइड करा, वो डिफरेंशिएट करा, और डिफरेंशिएट करने पे ऐसा बन गया। तो वो कह रहा है जो ये सीरीज बनाई है ना, वास्तव में हमने इसको डिफरेंशिएट करके बनाया, ये लिखा हुआ ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएटिंग। इस सीरीज को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये वाली बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। तो वो कह रहा है कि दोनों का रेडियस ऑफ जो कन्वर्जेंस होता है आर, वो सेम आएगा। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होगा। मतलब जिन पॉइंटों पे ये कन्वर्जेंट होगी उन्हीं पॉइंटों पे ये भी कन्वर्जेंट आएगी, जिन पॉइंटों पे ये डाइवर्जेंट होगी उन्हीं पे ये भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, फिर भी मैं एक बार कर देता हूं, इधर ध्यान दो। मेरा प्रूफ की कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी कर देता हूं मैं। मान लीजिए पहली वाली का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैपिटल आर है, लिख दो लेट आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ऑफ समेशन, क्या था वो, ए एन और जेड की पावर एन। इस वाली सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है। तो सोच के बताइए आर की वैल्यू कितनी रही होगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन रही होगी, ये तो रही होगी, ये तो फॉर्मूला है। ठीक, अब मैं दूसरी वाले का निकाल लूंगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, दूसरी वाली का। ठीक है, तो दूसरी वाली को कि एक बार तुलना करो इस वाले की। let R1 be the radius of convergence of summation n a n z की पावर n माइनस वन। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मैंने R1 बताया। तो सोच के बोलना जरा R1 की वैल्यू क्या होगी, सोचो। R1 बराबर होगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। बताओ इसमें an का मतलब क्या है, n an है, तो यहां आ जाएगा ऊपर, मैं लिख देता हूं इसे, एक टपू लिख दो जैसे एन ए एन जेड की पावर एन माइनस वन। तो इसकी कंपेयर करनी तुम्हें इससे, बी एन जेड की पावर एन से। तो जो बी एन है ना यहाँ पर, वो एन एक एन है। सही है, क्या हो गया, गलत हो गया? तो हमने इसकी कंपेयर इससे कर ली, तो फॉर्मूला मैंने इसके हिसाब से बना रहा हूं, बी एन के हिसाब से। तो फॉर्मूला क्या आना चाहिए, बी एन अपॉन बी एन प्लस वन होना चाहिए। भाई जो सी लेते हैं हम ज्यादातर समेशन ए एन में लेते हैं। अब लेकिन इसमें थोड़ा अंतर रखना ना मुझे, तो इसमें अंतर रखने के लिए मैंने बी एन ले लिया, ए एन ना लेके। तो बी एन का मतलब क्या हो गया, एन ए एन हो गया। तो फॉर्मूला भी मैंने बी एन के हिसाब से बना दिया। ठीक, अब बी एन की वैल्यू निकालो वहां से कितनी बैठे, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, बी एन की वैल्यू बैठ रही एन ए एन, और बी एन प्लस वन की कितनी बैठ जाएगी, एन प्लस वन, और इनटू में ए एन प्लस वन, ये बैठ जाएगी। ऊपर से एन और नीचे से एन कॉमन लेकर काट दो, बताओ कितना आ जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, मतलब एन अपॉन एन प्लस वन की लिमिट अलग निकाल देना, और लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी ए एन अपॉन एन प्लस वन की अलग कर लीजिए। हाँ, यहां पर नहीं 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 नहीं, वो तुम गलत समझ गए। यहां पर जो है ना n माइनस वन था, और तुमने कर दी इससे कंपेयर इस वाले से, तो n माइनस वन से ही कर दो, क्या दिक्कत होगी। एक टर्म छोड़ दीजिए, सीरीज में एक टर्म छोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसमें जो है। चलो मैंने यहाँ पे कंपेयर करिए, बी एन जेड की पावर n माइनस वन ही लिख दिया मैंने, जैसी ऊपर थी वैसे ले ली मैंने। मतलब ये मुझे कोपिसेंट से मतलब होता है, बस इस कोपिसेंट से मतलब ए इससे बस केवल। सही है, तो यहां पर जेड की पावर n माइनस वन थी, तो हमने यहां भी जेड की पावर n माइनस वन से कंपेयर कर ली। ठीक, बी एन निकल गया हमारा, अब इसमें भर दिया। अब बताइए पहले वाली लिमिट कितनी हो गई, ये वाली लिमिट, हाँ ये लिमिट हो जाएगी वन, तो पीछे वाली लिमिट बची, ये तो हो जाएगी वन, और ये वाली होगी आर, देखो ये आ गई। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था कि जो हमने नई बनाई है उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो पहले वाले के सेम है।
बस ये था। एक बात बताऊं तुम्हें छोटी सी, अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए तो दूसरी बात बताता हूँ, सुनो ध्यान से। कोई चीज ये लिखी हुई है n/n+1 और यहां लिखा हुआ है z की पावर, चलो जी n लिखा हुआ है, और n की वैल्यू तुम्हारी 0 से स्टार्ट हो रही है, सपोज करिए 1 मिनट के लिए, कहां तक गई? इन्फिनिटी तक। तो पहला टर्म क्या आएगा? 1 मिनट, गलत हो जाएगा, 2 रखो, पहला टर्म रखो, 0 रखोगे तो 2/1 और z की पावर 0। सेकंड टर्म क्या जाएगा? 1 रखोगे, हाँ, तो कितना जाएगा? 3 आ जाएगा, और नीचे 2 आ जाएगा, और z की पावर 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं पहले टर्म इसमें छोड़ दूं, पहले टर्म छोड़ दूं, ठीक है, तो यहां से ले लूं, इसको छोड़ देता हूं मैं, पहले टर्म लीव कर दी मैंने यहां से, तो फिर ये सीरीज कहां से स्टार्ट हुई? 1 से, ठीक है। तो मैं इस सीरीज को ऐसे लिख दूं, n=1 से लेकर कहां तक? n+2 अपॉन कितने? n+1, और z की पावर कहां? n तक। हाँ, मतलब यहां से करूं, नहीं मैंने पहला टर्म छोड़ दिया, तो मैं कह रहा हूं कि बाद वाली सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना, तो भी इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और ऊपर वाली का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने 0 से स्टार्ट करी है, ये क्या कर लिया? 1 से स्टार्ट कर लिया है, तो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता यदि तुम 1-2 टाइम छोड़ भी देते हो। अब बात आती है n-1 की बात। अगर मैं यहां पर एक काम करूं, इस पूरी सीरीज को ही ऐसे लिख दूं, कहां से स्टार्ट करूं जिससे कि यही बने, फिर दोबारा से n की जगह n-1 कर दूं, तो यहां पे कर दूं n-1 करा, तो यहां बन जाएगा n+1, और नीचे बन जाएगा n, और यहां आ जाएगा n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक, और z की पावर क्या कर दूं? n-1। अब करिए स्टार्ट, यहां पे 1 रखोगे तो ऊपर 2, नीचे 1 आएगा, और z की पावर 0। तो इसी चीज को हमने ऐसे भी लिख दिया, समझ में नहीं आई बात तुम्हें? तो इसमें थोड़ा बहुत n1 को इधर उधर कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ने का उसमें, अगर वो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहती है, डाइवर्जेंट है तो वो डाइवर्जेंट ही रहती है। ये तो मैंने केवल वैसे समझा दिया, इसे हटा दूंगा सर, ये हटा दी, चलो जी करो, अब इसे नोट करोगे? सम फंक्शन ऑफ ए पावर सीरीज। देखिए, वैसे तो मैं बता चुका हूं, कोई भी सीरीज हो उसको जोड़ दीजिए, उसका जो सम आएगा उसको हमने एफ जेड कहा, क्योंकि इस साइड में, राइट हैंड साइड में देखो, 1 मिनट बता देता हूं, राइट हैंड साइड में सारे में तुम्हारा यहाँ पे क्या है? ये जेड के रूप में है, जब इसे एक्सपेंड करोगे तो हर टर्म में जेड आएगा, सम होगा तो जेड में ही आना, तो इसलिए फंक्शन किसकी बनेगी? जेड की, तो हमने एफ जेड कहा। इस एफ जेड को ही इस पावर सीरीज का सम फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम फंक्शन। वहां पे कहा गया था रियल में पार्शियल सम, लेकिन वहां निकाला जाता है पहले एन टर्म का सम, जो मतलब कल भी बताया होगा शायद, कल परसों जो है, तो उसे पार्शियल सम बोल देते हैं रियल में वहां पर जो है, लेकिन वो एन टर्म का सम होता है। लेकिन यहाँ जो फंक्शन बनाई गई है ये पूरी सीरीज का सम है यहाँ पर, तभी तो वहां पे उसके अंदर जो फॉर्मूला लगता था तुम्हें याद होगा, तो जब हम डेफिनेशन बताई होगी कभी वहां पर जो है, तो ये बताई होगी, पहले एसएन निकाल लो, फिर उसकी लिमिट लो, तब देखो वो फाइनाइट यूनिक आ रहा है नहीं आ रहा। तो जो एसएन होता है वहां वो पार्शियल सम कहलाता है, तभी तो S1 बनेगा, फिर S2 बनेगा, फिर S3 बनेगा, तभी तो उससे सीक्वेंस बनेगी SN। ये तुम्हें समझाई होगी मैंने, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, ये सम फंक्शन और पार्शियल सम में अंतर है। पार्शियल सम होता है n टर्म्स का, और ये सम फंक्शन आएगी पूरी सीरीज का सम है। तो इस एक नई फंक्शन बनाई गई है सम फंक्शन। अब इस फंक्शन की एनालिटिकिटी यहां पे चेक करी है हमने, एनालिसिटी यहां पर, तो यहां पर ये थोड़ा होती है, मैं कर नहीं रहा प्रूफ इसको, मैंने कहा कि जो भी जो यहाँ फंक्शन बनेगी जिसे हम सम फंक्शन कहेंगे, ये सम फंक्शन हमेशा ही कन्वर्जेंस आएगी, लेकिन कहां पर? सर्किल के अंदर। मतलब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेक कर लो, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेक करिए और सर्किल बना लीजिए, ये तो हमें पता है कि ये अंदर वाले पॉइंटों पर क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। तो वो कह रहा है इन पॉइंटों पर फिर ये एनालिटिक भी होगी, एफ जेड जो है। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब जो पावर सीरीज होती है वो जिन पॉइंटों पर कन्वर्जेंट आती है उन पर ये जो सम फंक्शन होती है वो एनालिटिक होगी। कहने का मतलब इसे तुम डिफरेंशिएट करोगे, ठीक, तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी? फाइनाइट यूनिक आएगी। एनालिटिक का मतलब ये तो होता है, बस इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन नहीं है कोई भी हमारे। देखिए अब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, प्रॉब्लम वही है तुम्हारी एक्सरसाइज की सारी जो है, बिल्कुल वही कोची हेडमेट रूल लगाना है, आर निकालना और कुछ नहीं करना, सारे क्वेश्चन में यही है। जैसे कि पहला क्वेश्चन बताइए, ये रहा पहला क्वेश्चन, एक पार्ट कर देता हूं इसका, बताओ कौन सा करके दिखाऊं? सेकंड पार्ट, मैंने किताब के नोट रखे हैं सब,
फर्स्ट का सेकंड पार्ट है समेशन n रूट टू प्लस आई, और यहां पर है 1 प्लस आई टू एन, और इनटू में है z की पावर n। ये सीरीज है, हमें बताना है कि ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना है। कंपेयर कर लो, कंपेयर ए एन जेड की पावर n से, ये रहा। तो बताओ ए एन कितना आ गया, ए एन आ गया n रूट टू अब प्लस के आई अपॉन 1 प्लस आई टू एन, ये रहा। तो ए एन प्लस 1 कितना बैठ जाएगा वो सोचिए, ए एन प्लस 1 बैठ जाएगा n प्लस 1 रूट टू प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई टू, और यहां आ जाएगा n प्लस 1, ये रहा। तो अब यहां से r निकालिए, r कितना आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, बताइए ए एन कितना है, n रूट टू प्लस आई अपॉन 1 प्लस टू एन आई, और इसका कर देंगे हम उल्टा, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस आई टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 रूट टू प्लस आई, ये रहा। लिमिट निकाल के दिखाइए। अगर हम डायरेक्ट इन्फिनिटी भरेंगे तो तुम्हें पता है ऊपर भी n है नीचे भी n है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए। बताइए ऊपर से कॉमन कितना आएगा, यहां से n कॉमन लीजिए, तो रूट टू प्लस के आई अपॉन n हो जाएगा, इसमें से भी n बाहर निकाल लीजिए, तो 1 बाई एन प्लस के 2i आ जाएगा, इसमें से भी n बाहर निकाल लीजिए, n ही निकाल लो बस केवल, तो 1 बाई एन प्लस आई टू और 1 प्लस 1 बाई एन, चेक करना जरा, नीचे से भी n बाहर निकाल लीजिए, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन और रूट टू और प्लस के हो जाएगा i बाई एन, n सारे कट गए। अब इसमें लिमिट लेके देखिए कितना बचेगा, ध्यान रखना 1 अपॉन n या 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 जाएगा, तो इस वाले पहले ब्रैकेट में तो रूट 2 आ जाएगा, सेकंड वाले में ऊपर वाले में देखना यहां आएगा प्लस के आई, 2 भी है बाहर, 2i आ जाएगा बस है, हाँ बाद वाला 0 जाएगा, और यहाँ पे देखो यहाँ आ जाएगा 2i, और इस वाले ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में कितना आएगा, अगले ब्रैकेट में आ जाएगा रूट टू, हाँ रूट 2 आ जाएगा, ये रहा। ऊपर गलती हो गई, ये इस ब्रैकेट में रूट 2 है और दूसरे ब्रैकेट में है 2i, ये तो बैठेगा, और रूट टू कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई भी गया, देखो 1 आगे दिखा है। देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, आंसर चेक करो एक मिनट को, पहले का सेकंड पार्ट कितना रहा, किताब नहीं है, चलो बच्चे और प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा तुम ही बताओ पहले कौन सा क्वेश्चन करूं, बोलो 30, मतलब ऑब्जेक्टिव में, अच्छा ऑब्जेक्टिव में आ जाए, फिर तो ऑब्जेक्टिव तो मैंने लिख नहीं रखे, चलो मैंने तो वैसे करते हैं, एक्सरसाइज गई, चलो ऑब्जेक्टिव करते हैं बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, कौन से बोल रहे हैं 30, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, चलो मेरे में भी आए हुए, मैं बताता हूं, ये रहा, ये है ना 1 3 5 2 1, यही तो है, ये अलग है, चलो जी ये थोड़ा हम फिर किताब इनका ले लेते हैं जो इन्होंने बोला है, एक मिनट मैं जरा नया पेज ना जोड़ के सीधा इस पे जाऊं। हाँ क्वेश्चन नंबर बोला इन्होंने 30 में एक सीरीज है, बोलियो समेशन 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1 अपॉन में या इंटू में, अच्छा इंटू में 1 माइनस जेड अपॉन जेड की पावर कितनी है n, और अपॉन में फैक्टोरियल n, ये रहा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये जो पावर सी थी हमारी जिसका सेंटर था ओरिजिन, ये उस टाइप में नहीं है। यहां देखो क्या अजीब सा रहा है, यहां पर देख रहे हो ना तुम, यहां पर ओरिजिन है, देखो यहां पर, यहां होना चाहिए केवल जेड की पावर n, और जेड है नहीं यहां पर, यहां तो 1 माइनस जेड आ रहा है, इसे डब्ल्यू मान लो, उस रूप में बना लो जिससे कि कोची हेडमेट लग जाए, ठीक है, तो वही काम करने जा रहा हूं मैं यहां पर। तो यहां पर थोड़ी देर के लिए हम 1 माइनस जेड अपॉन जेड को थोड़ी देर के लिए डब्ल्यू मान लेते हैं, तो ये सीरीज इस टाइप में बन जाएगी 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, इनटू में आ जाएगा ओमेगा n। अब इसकी कंपेयर कर लो, कंपेयर करो अपने वाले से an, बस जेड ना लिखो ओमेगा लिखना या डब्ल्यू लिख दो, यही है। तो बताओ an कितना है इसमें, an है 1 3 5 और डॉट 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 2n माइनस 1 और अपॉन में फैक्टोरियल n,
तो an प्लस 1 कितना बैठ जाएगा? 1 3 5 डॉट डॉट करोगे, हाँ 1 3 5 और डॉट डॉट कहां तक जाएगा? 2n प्लस 1 तक, अपॉन में फैक्टोरियल n प्लस 1। अब मैं तुमसे इसमें एक बात पूछूं कि जैसे 2n माइनस 1 है लास्ट टर्म, 1 3 5 2n माइनस 1, उसमें आया 2n प्लस 1, तो इससे पहले क्या आया होगा यहां पर? यहां देखो 2 का डिफरेंस है, 1 3 2 का डिफरेंस, 3 5 2 का डिफरेंस, तो 2 कम कर दो इसमें से, तो इससे पहले आया होगा 2n माइनस 1, ये आया होगा। सही है। अब हम यहां पर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, r लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो an अपॉन क्या करना है हमें? n प्लस 1। मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ना ही माइनस है। तो 1 3 5 और डॉट 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 2n माइनस 1 अपॉन में आ गया फैक्टोरियल n। अब जब ये लिखोगे n प्लस 1 तो इसका उल्टा हो जाएगा, फैक्टोरियल n प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 3 5 और डॉट 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 2n माइनस 1 और इंटू में आ जाएगा 2n प्लस 1, यही आ गया। अब देखो कौन कौन से कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली सीरीज इससे कैंसिल हो जाएगी, हाँ, और फैक्टोरियल को खोल भी लो ऊपर वाले को, तो n प्लस 1 और फैक्टोरियल n और नीचे फैक्टोरियल n और वहां बच जाएगा 2n प्लस 1, ये ऐसा करके। अब इसमें से n कॉमन ले लो और लिमिट सोल्व हो जाएगी, बस 1/2 आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई n और नीचे आ जाएगा 2 प्लस 1 बाई n, कुल मिलाकर लिमिट आ गई 1/2, ये ही r है, ये सही है। नोट करोगे या 1 मिनट पूरा कर दो पहले मैं? तो r की वैल्यू आ गई 1/2, 1 मिनट, r की वैल्यू बैठ गई हमारी 1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो कोची हेडमैन ने क्या कहा था, जो गिवन सीरीज है, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, बताइए कब होगी कन्वर्जेंट? इफ मोड w लेस देन r, r का मतलब 1/2, लेकिन हमारा w नहीं था, हमारा था यहां पर क्या, कितना था? 1 माइनस जेड अपॉन जेड, और लेस देन कितना? 1/2। इस कंडीशन को तुम सही कर सकते हो, पहचान सकते हो ये है क्या चीज, क्या वास्तव में ही सर्किल है? देखिए ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सही कर देता हूं इसे। तो 1 माइनस जेड ये जाएगा उधर, तो लेस देन हो जाएगा मोड जेड, 2 को इधर ले आना, ये रहा, जेड की जगह x प्लस आई वाई रख लीजिए, तो जिससे तुम्हें कंफर्म हो जाए वास्तव में है क्या ये। तो यहां पर x प्लस आई वाई और यहां पर आ जाएगा मोड x प्लस आई वाई। पहले वाले में इस साइड में रियल पार्ट क्या हुआ? 1 माइनस एक्स, और इमेजिनरी पार्ट हुआ माइनस वाई, और लेस देन आ गया x प्लस आई वाई। जरा मोड खोलना 1 मिनट के लिए, हाँ क्या बन जाएगा यहां पर? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेना, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x हो जाएंगे, माइनस के 2x और प्लस के कितना? वाई स्क्वायर, इस साइड में आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन सबको इधर ले आइए, तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर और आ जाएगा 3y स्क्वायर, और माइनस के हो जाएगा 8x और प्लस के हो जाएगा 4 और लेस देन हो जाएगा 0। चेक करो गलत हो गया? अब यहां से 3 से डिवाइड कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8/3x और प्लस के 4/3 और लेस देन 0 आ गया। गलत हो गया? अब इसको पहचानो ये है क्या चीज, सर्किल, इसकी कंपेयर कर लो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस c, इससे तुलना कर लो। फिलहाल तो यहाँ लेस देन आ रहा है, तो अंदर की बात चल रही होगी सर्किल के, फिलहाल मैंने कंपेयर करी है, इक्वल्स है। चलो बताओ 2g की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 8/3, 2f की वैल्यू कितनी हो गई? 0, और c की वैल्यू कितनी होगी? 4/3। तो यहां से सेंटर निकल जाएगा और रेडियस, सेंटर कितना जाएगा बताइए? माइनस के प्लस हो जाएंगे 4/3 और 0, और रेडियस निकाल दो, यहां से रेडियस बैठ जाएगी अंडर रूट जी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 16 बटे, और ये 0 और माइनस के 16/9, तो कितनी आ गया? 0। अरे माइनस सी होगा सिंपल, अरे ये क्या कर दिया, कितना जाएगा? 4/3, जब देखना कितना आ गया? 12, 4/3 आ गया है, हाँ 4/9, 4/9 2/3 आ गया, हाँ 2/3 ये आ गया। अब कोई पूछ लगे सर्किल कहां बना, चेक करो, सेंटर है 4/3 0, y की वैल्यू 0 है तो ऊपर जाएगा, ये रहा 4/3 0, यहां सेंटर गया, और रेडियस है 2/3, तो ये डिस्टेंस, अरे उल्टा बता दिया,
उल्टा बन गया, ये यहां जाएगा इधर, ये कहां पर, यहां 4/3 0, और रेडियस है 2/3, तो ये है 4/3 और वो रेडियस है 2/3, तो ओरिजिन से होकर तो जाने का नहीं, रेडियस ज्यादा, रेडियस कम होगी ना, तो ये इस टाइप का होगा, इस टाइप का। तो ये अंदर वाले पॉइंटों की बात कर रहे हैं हम, ये इन पॉइंटों पर ये कन्वर्जेंट आएगी। ये तो हुआ, बस जी, जब नोट कर लीजिए सर।